इस वक्त जो भारत की जो पॉलिटिक्स है वो पैसे के बेस पर चल रही है। जिसके पास जितना रुपया है वो नेता बन रहा है। लेकिन इस मर्तबा सीपीआईएम ने भारत की उस पॉलिटिकल का जो स्टाइल है उसको छोड़कर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट खड़ा किए हैं जो स्टूडेंट लाइफ से फॉरेन पॉलिटिक्स में आए। और उनमें से बालीगंज से उम्मीदवार आफरीन बेगम भी उन्हीं उम्मीदवारों में से एक हैं जो अभी कॉलेज लाइफ में पीएचडी कर रही हैं और डायरेक्टली उम्मीदवार बनी हैं। इनके आने से इस तरह के जो उम्मीदवार जब आते हैं तो भारत की पॉलिटिक्स से हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव है वो ख़त्म होकर एजुकेशन हेल्थ जैसे मसाइल पे बात हो रही है। अभी हम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक भी थे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हेल्थ पे और एजुकेशन पर बातचीत की। और ये हमारे लिए हैरत भी है कि एक ऐसे वक्त में जब भारत कुछ बंगाल की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पर चल रही है। ममता भी उसी पॉलिटिक्स को ममता के लिए भी आरामदेह है और बीजेपी के लिए भी यही पॉलिटिक्स आरामदेह है। क्या सवाल ये है कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स के बीच में जब आप हेल्थ की बात कीजिएगा, एजुकेशन की बात कीजिएगा, सोशल जस्टिस की बात कीजिएगा, तो क्या इस तरह की पॉलिटिक्स को पब्लिक उसको सुनने को तैयार है या नहीं है? मैडम, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल यही है कि आज मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने एजुकेशन से बात शुरू किया, फिर हेल्थ पे आए, फिर सोशल जस्टिस पर बात है। जब आप जा रही हैं 10-12 दिन आपको आप कैंडिडेट मिले तो पब्लिक में किस तरह का रिस्पॉन्स है आप? देखिए, मैं बालीगंज की रहने वाली हूँ। तो बालीगंज में ही मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे मैं पली बड़ी हूँ। तो बालीगंज की बेटी हूँ, तो बालीगंज के जो समस्याएं हैं, जो मसले हैं, वो मेरे लिए नए, बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं चप्पा चप्पा ढूंढ रही हूँ, जा रही हूँ वहाँ पे, अपने इलाके के लोगों से मिल रही हूँ, उनका समाधान सुन रही हूँ, समस्या सुन रही हूँ, वो लोग क्या चाहते हैं वो सुन रही हूँ। और हम लोग विकल्प जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि अभी धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे बांट दिया जाता है, नफ़रत की राजनीति फैलाई जा रही है, एसआईआर करके लोगों का वोटाधिकार काटा जा रहा है। अगर हम देखें तो एकदम चुन चुन के कुछ कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ को, उन लोगों का नाम ही काटा जा रहा है। तो इसके खिलाफ ही तो हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई आम आदमियों के लिए है, आम जनता के लिए है, जो गरीब है उन लोगों के लिए है, जो दिन लाते हैं दिन खाते हैं उन लोगों के लिए है। और हम लोगों की लड़ाई रोटी रोज़गारी के लिए है। धर्म के नाम पे जो राजनीति करने वाले हैं उनके खिलाफ रोटी रोज़गारी की लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे बालीगंज के लोग, उन लोगों में बहुत, मतलब वो लोग बहुत ही बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि बदलाव आए। ये उन लोगों के शक्ल में साफ झलक रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप जब ये सही बोल रहे हैं, बालीगंज को जो असेंबली हल्का है तो ये क्या नाम है, एक तरफ बहुत ज़्यादा कच्ची बस्तियां हैं। वार्ड नंबर 60 आप देख लीजिए, लगता ही नहीं कि इंसानों की बस्ती है। तो गंदी गंदी गली है, सफाई है। दूसरी तरफ एलिट क्लास जो बंगाली है उनका भी एरिया है। इन दोनों एरियाज़ के लिए आप किस तरह से संतुलन बनाती हैं? जब यहाँ आती हैं कुछ और इशूज़ हैं, वहाँ कुछ और इशूज़ हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा कि लगता ही नहीं कि वो इंसानों की बस्ती है, लेकिन हाँ, वो इंसानों की ही बस्ती है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत लोग वहाँ पे रहते हैं, और किस कंडीशन में रहते हैं ये सरकार को पता ही नहीं। सरकार सो रही है, सरकार को पता नहीं कि उसी इलाके में कितने लोग बीमार हो चुके हैं, बीमार हो रहे हैं दिन ब दिन। घर की हालत क्या है, छत टूट रहा है, पानी जम जा रहा है जब बारिश हो रहा है, पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। वहाँ पे इंसान रहते हैं, ये सबसे पहले ज़रूरी है ये बताने कि हाँ, वहाँ पे इंसान रहते हैं और उस बस्तियों को इंसान के रहने लायक बनाया जाए। इसके लिए हमारी काम है। संतुलन बनाया जा सकता है अगर सरकार चाहे, जो हमारे लीडरशिप्स है, जो प्रतिनिधि है, वो लोग अगर चाहे तो संतुलन बनाया जा सकता है। मैं खुद बालीगंज की लड़की हूँ तो मुझे पता है, इसीलिए मैं जब चप्पा चप्पा जा रही हूँ तो वहाँ से मैं ये भी सुन रही हूँ कि जैसे पीने का साफ़ पानी का बहुत तकलीफ़ है। सुबह 7 बजे मिलता है, शाम के 4 बजे मिलता है। तब कभी ना कभी किसी न किसी को घर पे रहना पड़ता है बस्ती इलाके में, तो उन लोगों को भर के रखना पड़ता है, उसी को पीना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ताकि पीने का साफ़ पानी 24 घंटे अवेलेबल हो, पीने का पानी, साफ़ पानी, ये सब 24 घंटे अवेलेबल हो, इसके लिए काम करना है। बस्ती के जो टूट रहे हैं, छत नहीं है, पक्के छत नहीं है, ये जो टीएमसी की सरकार है वो बस्ती इलाके को मतलब उठा देना चाह रही है, वहाँ पे प्रमोटर ही कर रही है, इन लोगों को मतलब अपना घर से बेदखल कर रहे हैं। तो उसको हम रोकेंगे, तोलाबाजी को रोकेंगे हम लोग बस्ती इलाके में, ताकि लोग रह के उन लोगों का डेवलपमेंट हो सके। पक्के छत एमएलए फंड से हम लोग बनवाएंगे।
हमारे बारिश होने पे जितना पानी जम जाता है कोलकाता में बालीगंज एरिया में, वहाँ पे भी हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ठीक करवाएंगे ताकि पानी ना जमे। इलेक्ट्रिक तार पड़ा हुआ रहता है तो 15 आदमी का लास्ट टाइम मौत हो गया। तो ये सारी चीज़ें और कभी ना हो, ये भी जैसे देखेंगे वैसे ही हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जिन लोगों के बच्चे शायद बाहर रहते हैं, वहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाएंगे जिसका कॉन्टैक्ट 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। कहीं भी उनका कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे वो लोग पहुँचेंगे। साथ ही साथ हम इलाके में अभया रिस्पॉन्स टीम बनाएंगे। प्रोफेशनल्स का हेल्प लेके हम लोग वो टीम बनाएंगे ताकि वो टीम सेंसिटाइज्ड हो। कोई औरत, कोई महिला अगर वो सोचे कि वो डेंजर में है तो ऐप के ज़रिए वो सिग्नल भेजेंगी और क्विक रिस्पॉन्स टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी, उसको रेस्क्यू करेगी और सेफेस्ट डेस्टिनेशन में उसको पहुँचाएगी। तो हम लोगों ऐसे ही हम लोग संतुलन बनाए रखेंगे। बालीगंज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कम्युनिटी मिल बांट के एकजुट होके रहते हैं, तो ताकि यहाँ पे संतुलन बने रहे। यहाँ पे दंगेबाज अपनी जो एजेंडा है वो लोग पुश ना कर पाए, रोटी रोज़गारी की राजनीति हो। सरकारी स्कूल्स जो बंद हो रहे हैं, सरकारी हेल्थ सिस्टम, सरकारी अस्पतालों में जो फैसिलिटीज़ नहीं है उनको हम फैसिलिटी बढ़ाएंगे। हम लोग विधानसभा में हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग वामपंथी लोग सरकार में आए, अगर आम आदमी का सरकार बना, जो वो आम आदमी का सरकार होगा, वहाँ पे हम लोग ऐसा बिल लाएंगे जो प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट अस्पताल है वो जो अपने मन मर्जी से फीस बढ़ाते हैं वो ना बढ़ा पाए, उसको नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए हम लोग बिल लाएंगे विधानसभा में। जी शुक्रिया। लेकिन इलेक्शंस हाल के दिनों में लेकिन बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं हाल के दिनों में, उसमें एक नैरेटिव रहता है पहले से ही। एक तरफ रूलिंग पार्टी है टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी आ गई है। उस नैरेटिव में आप सीपीएम कैंडिडेट के तौर पे, यंग कैंडिडेट के तौर पे कितना जगह बना पा रही हैं? उस नैरेटिव में इलेक्शन इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन, तो वोटिंग से पहले जो परसेप्शन बनता है कि हमें इसको देना ताकि मेरा वोट वेस्ट नहीं हो, उस पे आप कितना ये देख पा रही हैं कि कैंपेनिंग में आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? और वो आप कितना, मतलब आप अगर उसको सीधे लफ्ज़ों में कहें तो आपका मुकाबला किन के साथ में, इस तरह की भी चीज़ें होती है, लेकिन आप परसेप्शन और नैरेटिव के बीच में आप कहाँ पे हैं? देखिए, परसेप्शन और नैरेटिव के बीच में मैं तो हूँ लड़ाई में। बालीगंज में अगर आप देखें, आप लोगों से भी जाके पूछे, आप लोग जा सकते हैं, तो बालीगंज में जो बाई इलेक्शन हुआ था वहाँ पे भी सीपीआईएम कुछ ही वोटों से हारी थी। अभी सीपीआईएम और भी स्ट्रॉन्ग बन के आई है और मैं बालीगंज की खुद की लड़की हूँ, मैं बालीगंज की ही बेटी हूँ, तो मैं लोगों के डोर टू डोर जा रही हूँ, लोगों के पास जा रही हूँ, पहुँच रही हूँ। मेरे जो ओपोनेंट हैं उन लोगों को उतना डोर टू डोर जाने के लिए मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। उन लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ रहा, लेकिन जिस तरीके से हमारे पूरे बालीगंज विधानसभा में जैसे भी एरियाज़ है वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, उन लोगों का समस्या सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समाधान दे पाए जब आप प्रतिनिधि चुने जाओगे। मैं वो काम कर रही हूँ। और अगर आप देखें तो बाई इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया था वहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिला था, तो बालीगंज के लोग, ये तो उन लोगों को पता चल गया कि बीजेपी को वोट दे के अपना वोट मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करना है, वो तो बेकार जाएगा, ज़ाया जाएगा। तो इसीलिए अभी असली लड़ाई सीपीआईएम एंड तृणमूल में ही है। लेकिन तृणमूल जिस तरीके से बीजेपी के साथ सेटिंग करती है वो तो ऊपर से दिखाया नहीं जाता, लेकिन अगर आप काम देखो तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से वो लोग सेट कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो बीजेपी केंद्र में ला रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार वही ला रही है, बस पहले बोल दे रही कि यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना, हम लोग तो नहीं कर रहे, बट वही बिल ला रही है। अगर मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया उसके खिलाफ हम लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था। यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि हम नहीं मांगेंगे, ममता दीदी ने कहा हम नहीं मानेंगे, लेकिन एसईपी, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी के नाम से वही बिल को यहाँ पे हुबहू कॉपी कर दिया गया और एसईपी लागू कर दिया गया। वक़फ़ के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जिससे बीजेपी की जो सरकार बिल लाके वो जिस तरीके से उन्होंने किया, वक़फ़ के लिए जो प्रोटेस्ट बीजेपी की सरकार अपने हाथ में वक़फ़ का प्रॉपर्टी लेना चाह रही थी, उसके लिए हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी ने कहा वक़फ़ के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं क्या कि यहाँ पे प्रोटेस्ट रोक दिया गया और वक़फ़ बिल को यहाँ पे भी लागू कर दिया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा वक़फ़ जो प्रॉपर्टी है हमारे पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के जो लीडर्स हैं उन लोगों के हाथ में है। उन लोग करप्शन करके वो प्रॉपर्टी अपने
पास रख रहे हैं, ना कि यतीम खाने को मिल रहा है, ना कि किसी कॉलेज को मिल रहा है, ना कि कोई माइनॉरिटी बच्चे की तालीम के लिए वो यूज़ किया जा रहा है। हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के से भी पूछना चाहिए, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्रॉपर्टी उन लोगों को नहीं, जो मिला गया पैसा वो उन लोगों को नहीं मिल रहा, हॉस्टल नहीं बन रहा, तोलाबाजी चल रहा है ऐसे टाइम पे। तो तृणमूल और बीजेपी मतलब एक ही कॉइन के इस तरफ और उस तरफ है, बस वो दिखाई नहीं देते, बस वो दिखाते हैं कि एक मसीहा है और एक किसी को निकालना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को निकालना चाहते हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी भी कहती हैं कि एक दल अभी हम लोग हैं इसीलिए आप लोग अच्छे हैं, एक दल अगर उठ गया जाग गया ना तो 12 एकदम आप लोगों का 12 बजा देगा। तो ऐसी बातें जब वो कहती हैं किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, वो बहुत ही मतलब डिसरेस्पेक्टफुल है। तो उसके खिलाफ ही हम लोग राजनीति करने उतरे हैं, ताकि आम आदमी के लिए राजनीति हो, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटा ना जाए, नफरत की राजनीति फैलाया ना जाए, और बीजेपी से सेटिंग, तृणमूल का जो सेटिंग है वो तोड़ा जाए। जी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ और इसको मैं दूसरे तरीके से देख पा रहा हूँ। नेशनल लेवल में कई बार बीजेपी अपना काम कराने के लिए कई सारी पार्टियों से, बीजेडी से भी रहा है, कई और पार्टियों से राज्यसभा में किसी बिल पे समर्थन ले लेती है। तो आप कह रहे हैं तृणमूल से एक कदम और आगे है और वो यस बोल के फिर मतलब ये कहती है कि हम आपके मसीहा हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बीजेपी के साथ चली जाती है। पर यहाँ पे आप ये पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रही, रिसर्च कर रही हैं, ये आप समझ पा रही हैं, लेकिन आम लोग इसको कितना समझ पा रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली ममता बनर्जी का जो भी स्ट्रैटेजी है उसको अगर आम आदमी नहीं समझ पा रहा है, या इवन मुस्लिम लोगों को नुकसान हो रहा है और मुस्लिम अगर ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो वोट तो फिर ममता बनर्जी को ही दे देंगे बीजेपी के नाम पे। तो उसके लिए आप क्या कर चुके हैं या कर रहे हैं? आम आदमी तक ममता बनर्जी की ये स्ट्रैटेजी कैसे एक्सपोज हो रही है, या आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, आम आदमी तक ममता बनर्जी की जो स्ट्रैटेजी है वो असल में एक्सपोज हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जब भी चुनाव आता है बीजेपी मुस्लिमों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें बोल के उन लोगों को डराती है। उसी तरीके से उसी का हेल्प लेके ममता बनर्जी मसीहा बनती है। मसीहा बन के वो लोग कहते हैं मैं प्रोटेक्ट करूँगी। आम आदमी को पता है कि ये लोग दुर्नीतिबाज है, ये लोग तोलाबाज है, घोटाला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं ही मसीहा हूँ, लेकिन वो नहीं है। वही बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लाई है। मोहन भागवत आरएसएस का दुर्गा बोलती है ममता बनर्जी को, और हर एक चीज़ में जहाँ पर भी घोटाला होता है, जब अभिषेक बनर्जी का नाम भी बहुत सारे कोयला पचार से, सोना पचार से, बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा, ईडी सीबीआई उनके पीछे लग गई, उनके फैमिली के पीछे लग गई, तब ममता बनर्जी दिल्ली चली गई, वहाँ पे जाके सेट करके सब कुछ उठा के यहाँ पे चली आई। जब उनके ऑफिस में छापा पड़ा, ईडी सीबीआई का रेड पड़ा, वहाँ पे भी ममता बनर्जी पहुँच गई, फाइल लेके वहाँ से निकल गई। तो जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ही चोरी कर रही हैं हर जगह से, ये कैसे सेटिंग के बिना हो सकता है? आपने इससे पहले कभी देखा है कि ईडी सीबीआई का रेड पड़ा, वहाँ पे कोई चला गया और चीज़ लेके उठा के, इन्फॉर्मेशन लेके उठा के चला आया? ये अगर सेट नहीं है तो क्या हुआ? ये तो पूरा पश्चिम बंगाल देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, न्यूज़ मीडिया, आप लोगों के ही न्यूज़ मीडिया के माध्यम से। तो लोगों को पता है, इसीलिए लोग बीजेपी को तो रोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी तो नहीं आया, लेकिन हम लोग ये धर्म की राजनीति, बांटने की राजनीति, इसके खिलाफ हम लोग रोटी रोज़गारी की राजनीति कर रहे हैं, रोटी रोज़गारी की मांग कर रहे हैं, और आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं, उन लोगों का समस्या समाधान करने के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं डोर टू डोर पहुंच रही हूं, ताकि मैं भी पहुंचा पाऊं, मैं भी सुन पाऊं उनकी बात, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो अभी जितने भी दिन हुए मैं उनके पास पहुंची हूं, वो लोग चेंज चाहते हैं। अगर आप देखें हमारे पंचायत इलेक्शन बताइए, आप कोई भी जगह के इलेक्शन बताइए, निर्वाचन कमीशन जो आता है उन लोगों का सेना रहता है, लेकिन फिर भी जो रिगिंग होता है बूथ में वो बहुत ही गंदी तरीके से होता है। पंचायत इलेक्शन में 50 लोगों का मौत हो गया था लास्ट टाइम। तो हम लोग चाहते हैं खून खराबे की राजनीति ना हो, ताकि सही से इलेक्शन अगर हो, अगर हर कोई वोटाधिकार उनको मिल पाए, तो ज़रूर लोग अपने मत देंगे, लोग अपने विचार बदलेंगे। लोग विचार बदल रहे हैं, ये उनके चेहरे से साफ झलक रहा है। मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अभी आपके बारे में मालूम कर रहा था, आप पीएचडी कर रही है एजुकेशन में और एनईपी आपका सब्जेक्ट है। मेरा सवाल ये है कि आप जब घूमी है मुस्लिम कम्युनिटी को, जो बहुत ही एजुकेशन में बहुत पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, आज भी इनका डेवलप रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उससे मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? एक सवाल तो ये है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि पिछले 10-12 सालों में देखा जाए
ये मुस्लिम कम्युनिटी में कोई नया लीडरशिप भी नहीं पैदा हुआ है, जो कोई भी पार्टी में, चाहे सीपीएम में हो, चाहे टीएमसी में हो, चाहे तो जो लोग आए हैं सीपीएम छोड़कर, वो लोग आ रहे हैं पैसे वाले लोग, मतलब बिल्डर का बेटा नेता बन रहा है। लेकिन जो जैसे आप आई हैं, एक फ्रेश चेहरा एजुकेशन से आई, उस तरह की मुस्लिम कम्युनिटी लीडरशिप क्यों नहीं पैदा कर पा रही, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो एनईपी का क्वेश्चन आपने किया कि एनईपी से क्या मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या नुकसान होगा, मैं कहूँगी एनईपी से, जिस तरीके से एनईपी को लागू कर दिया गया है, मैं तो रिसर्च कर रही हूँ इसीलिए और भी पता चल रहा है, डेटाज मिल रहे हैं, जी, उस तरीके से किसी भी स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उसको अगर ज़्यादा डेवलप ना करके कुछ ऐसा चीज़ हम लोगों के ऊपर डाल दिया जाए जो जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्या नया आएगा। पहले जो हमारे स्पेशलाइजेशन एक कोर्स में होता था, एक ही सब्जेक्ट में होता था, उसको छोड़ दिया गया और उसके साथ बहुत भी वैल्यू एडिड कोर्सेज, ये कोर्सेज वो कोर्सेज बना के जिस तरीके से ग्रेजुएशन में इसको किया गया, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। घंटे भर घंटे वो लोग बैठ के क्लास कर रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कोर्स में वो ज़्यादा ध्यान दे, और उन लोगों के पढ़ाई पे ये साफ झलक रहा है। जिस तरीके से पहले उन लोगों को टाइम मिलता था और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए, सोचने के लिए, एकदम वो लोग सोचने का टाइम उन लोगों को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ टीचर्स लोगों को भी पता नहीं सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे इसको किया जा सके। बहुत सारे नए पॉलिसीज़ इसके अंदर, एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारे नए टर्म्स हैं, उसको कैसे लागू किया जाए इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। और साथ ही साथ एनईपी 2020 में आया था, साथ ही साथ अभी 2026 चल रहा है, कोई भी रिपोर्ट बैक नहीं आया है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से ये एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है, क्या लैक्स है, क्या ड्रॉबैक्स है सरकार के, और भी क्या क्या होने चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर हम कहें कि मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा है कि नहीं, आप अगर देखें तो एनईपी में रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी बातें ठीक तरीके से नहीं लिखा हुआ है। जो पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई स्पेशल पैकेज का कोई बात, उनको लाने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रीम का बात, कुछ स्पेशलाइजेशन का बात, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसी से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इसको सिर्फ एक अमीर लोगों की पॉलिसी बता सकते हैं, जिनको लोगों के पास पैसा है, जो ये कोर्स खरीद पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जो लोग बाहर जा पाएंगे, उनके प्रॉफिटेबल के लिए बनाया जा रहा है। उसके खिलाफ ही तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं। ये एक आपका पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी से क्यों नहीं लीडर्स आ रहे हैं। देखिए, राजनीति की जो भाषा है वो पश्चिम बंगाल में बहुत बदल चुकी है। अभी अगर आप देखें तो राजनीति की भाषा को एक तो बहुत ही गंदगी जो बोल रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, नेता है हमारे, मीन्स अभी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, मैं वामपंथी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, वो जिस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं, नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं कम्युनिटीज़ को लेके, उनके खिलाफ हमारी राजनीति है। राजनीति की भाषा को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से ये मतलब कोई फिल्म करने लायक चीज़ हो गया, सीरियल करने लायक कोई चीज़ हो गया कि राजनीति में आए हैं, ग्लैमरस हूँ, ये बोल दूँगी, वो बोल दूँगी, कुछ भी बोल दूँगी, चले जाएगा, निर्वाचन के टाइम आऊँगी, 2-4 भाषण दूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी, कभी दोबारा नहीं मिलूँगी, वोट मिल गया, सेलिब्रिटी का फेस दिखा दिया, सिंगर का फेस दिखा दिया, आऊँगी, दिखाऊँगी, वोट ले लूँगी, उसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो जाऊँगी, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, ये मैं भूल ही जाऊँगी। बस अपना जो मतलब स्वार्थ था वो मेरा पूर्ण हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया और मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, लोगों से भी जाके नहीं मिलूँगी, उनका समस्या समाधान भी नहीं करूँगी। ये कल्चर बना दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से सवाल, क्या यही कल्चर रहना चाहिए? राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी उनका मानसिकता नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब आत्म त्याग उन लोगों का कुछ नहीं होना चाहिए, वो लोग कुछ भी सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होने से ही हो जाएगा सब कुछ। जो जनप्रतिनिधि है उनको तो आम आदमी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, खुद का जो स्वार्थ है उसको साइड में रख के जो आम आदमियों का स्वार्थ है उसको तो ऊंचा रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम देखें एकदम नीचे है, ये लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे, बस किसी सेलिब्रिटी को लाके, किसी बड़े आदमी के बेटे को लाके जो अपने PR टीम को लेके ज़्यादा कैंपेन, ज़्यादा ग्लैमरस दिखा सकेंगे, उन्हीं को लेके कैंपेन कर रहे हैं और उन्हीं को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। मनी पावर, मसल पावर, मीडिया पावर से वो लोग कर रहे हैं ये। तो इसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि लोग वोट दें, हमारे बालीगंज विधानसभा, हमारे पूरे पश्चिम बंगाल वोट दें और मुस्लिम कम्युनिटी को ऊपर ले आने के लिए जो करना था पिछले 15 साल में वो नहीं हुआ है।
मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरीके से ये लोग बीजेपी की जो सरकार है वो भी जिस तरीके से बांट देती है, मतलब चुन चुन के बोल देती है कि अरे ये लोग तो मुस्लिम हैं, ये लोग तो ऐसे करते हैं, अरे ये लोग तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, अरे ये लोग तो ऐसे सोचते हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। बहुत सारे कम्युनिटी मतलब बहुत सारे प्रोफेशन से मुस्लिम कम्युनिटी आता है, आगे भी बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों को दबाया जाता है, उन लोगों को एक ही मतलब सिर्फ धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे उन लोगों को जिस तरीके से अलग कर दिया जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाता, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में बहुत लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जनरेशन्स को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ये और भी हो। इसके लिए ही तो सरकार को और भी डेवलप करने की ज़रूरत है, सारे कम्युनिटीज़ को लेकर, सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, जो दलित हैं उनके लिए। ममता बनर्जी का जो कन्याश्री वाला स्कीम है, आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों उस स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा आगे आई हैं? कन्याश्री स्कीम का कोई इफेक्ट पड़ा है चाइल्ड एजुकेशन पे? देखिए, कन्याश्री जैसी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो पहले भी होते थे, वामफ्रंट अमल में भी होते थे, बस इतना ज़्यादा ऐड उनका नहीं किया जाता था। साइकिल देने की जो कर्म सूची है वो भी होता था, तो इतना ज़्यादा ऐड नहीं होता था। लेकिन जो कन्याश्री देने के बाद मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के बाद हम लोगों को एक डेटा मिला था कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो बच्चियाँ हैं उन लोगों की बहुत अंडर एज में शादी हो जा रही थी, बाल विवाह हो जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब 18 to 25 के बीच या फिर 18 के अंदर ही वो लोग माँ बन रही थी, प्रेगनेंसी आ रही थी उन लोगों के, शादी हो गई है। तो ये जो हो रहा था कि कन्याश्री देने के बाद तो उनको आगे बढ़ना था, उनको स्कूल छूट नहीं हो जाना था, स्कूल ड्रॉप आउट नहीं हो जाना था, लेकिन कन्याश्री देने के बाद ये हो रहा है कि उसी कन्याश्री से पैसे से उनकी शादी हो जा रही है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। तो क्या ये सचमुच का वुमेन डेवलपमेंट हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ? इनको और भी देखना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट सचमुच का होना चाहिए। मतलब हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, हर कम्युनिटी में किस तरीके से हम लोग मानसिकता को बदल सकते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से बदल सकते हैं, उसकी ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, वहाँ पे टीचर्स नियोग नहीं किया जा रहा है, जो पढ़ लिख गए हैं उनको भी जॉब नहीं दिया जा रहा, तो कैसे चलेगा? तो कैसे कोई कम्युनिटी कैसे आगे बढ़ेगा, कोई समाज कैसे आगे बढ़ेगा अगर वहाँ के शिक्षकों को लाठी मार के भगा दिया जाएगा, अगर वो जॉब मांगने जाएंगे तो? सरकारी स्कूलें बंद कर दिया जाएगा तो कैसे लड़कियां आगे बढ़ेंगी? आप स्कूल ड्रॉप आउट का परिसंख्यान देख लीजिए, महिलाओं का परिसंख्यान देख लीजिए, किस तरीके से लड़कियां सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों की शादी हो जा रही है अंडर एज में। तो कन्याश्री का पैसा उनके शादी में खर्च किया जा रहा है, तो ये सरकार क्यों नहीं देख रही? जी, 2 सवाल। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी जो अभी सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके हिसाब से आप भी अपोजिशन में आती हैं और टीएमसी भी अपोजिशन में आती है। तो बंगाल में जो एसआईआर हुआ है, उस एसआईआर के ज़रिए से सबसे पहला सवाल ये है कि एक सीपीएम का स्टैंड था शुरू में गुड एसआईआर का, तो क्या ऐसा कुछ वाकई में होता है, गुड एसआईआर बैड एसआईआर? और दूसरा ये है कि जो एसआईआर अब फाइनल उसका एक तरीके से रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसमें जिस तरीके से वोट कटे हैं असेंबली वाइज, उसमें क्या आप देखती हैं अपने सीट में भी जेन्युइन तरीके से वोट होने के बाद आपको फ़ायदा होगा, या इसका जो एसआईआर है उसके बाद आप लोगों के चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं इसके बिना पे जीतने का? मतलब एसआईआर हो जाने के बाद भी आपकी जीत जो है, जो एज ए अपोजिशन बीजेपी के ख़िलाफ़ में जो अपोजिशन है उसमें आप जीत पाएंगी, ऐसा कुछ आपको लगता है? और वो जीत पाएंगी तो किस तरह से ये पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आपने जो गुड एसआईआर बैड एसआईआर की बात किया, अगर वोटर तालिका को मतलब सच में रिवीजन करना है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, उसमें तो ये तो करना ही चाहिए। और जनगणना इतने सालों में क्यों नहीं हुआ, मेरा ये भी प्रश्न रहा कि जिस तरीके से हमारे पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि वहाँ पे रोहिंगा है, वहाँ पे रोहिंगा है, इतने करोड़ों रोहिंगा है। कहाँ है रोहिंगा? एक डेटा दे दीजिए आप। वो लोग नहीं दे पाए, लेकिन उन लोगों ने कहीं पे भी इसके लिए मतलब माफ़ी नहीं मांगी है। तो ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उन लोगों के पास क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है। तो जिस तरीके से ये नफ़रत बोल सकते हैं, जिस तरीके से मतलब एक लोगों के दिमाग में बैठा दे रही है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी है, रोहिंगा है, ये सब बता रहे हैं, तो ये सब बता के बेसिकली वो लोगों को बांट रहे हैं। और एसआईआर बहुत सारे राज्य में हुआ, वहाँ पे भी बात किया। आप अगर केरला का भी उदाहरण देख लीजिएगा तो वहाँ पे भी एसआईआर किया गया, लेकिन सिर्फ जो मृत वोटर्स हैं, जो लोग मर चुके हैं, उन लोगों का नाम काटा गया।
जो वैलिड वोटर्स हैं उनमें से किसी का नाम नहीं कटा। और ये उन लोगों ने कैसे किया, ज़्यादा अपने कर्मी नियोग करके, इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में रख के सही तरीके से एसआईआर का काम किया गया। लेकिन हमारे बालीगंज बताइए, हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में बताइए, बीएलओस का हालत भी आप लोगों को पता है, बहुत सारे बीएलओस की मौत हो गई। प्रेशर इतना ज़्यादा ओवर वर्क का लोड था। तो ज़्यादा लोग को नियोग करने के लिए किसने मना किया था ममता दीदी को? उन्होंने क्यों ज़्यादा लोगों को नियोग नहीं किया? और उसकी मतलब भुगताई तो हम लोगों को करनी पड़ रही है, भुगत तो हम लोग रहे हैं। जिन लोगों का नाम कट रहा है वो लोगों को दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है, तीसरी बार फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है, ट्राइब्यूनल कोर्ट में अपील करना पड़ रहा है, उन लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। तो हम वामपंथी लोग, हम लोग अपने लॉयर लीगल टीम को लेके कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे, वहाँ पे जाके उन लोगों के लिए कोर्ट केस लड़ सके। साथ ही साथ हम लोग हेल्प डेस्क भी बता रहे हैं कि जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे उनका फॉर्म हम लोग फिलअप कर देंगे। कॉन्टैक्ट करने के लिए भी हम लोग बोल रहे हैं। और हम अगर देखें कि इस पश्चिम बंगाल में हमारे पूरे बालीगंज विधानसभा में यहाँ पे भी 23,000 लोगों का नाम एडजुडिकेशन में है। वहाँ से 18,000 लोगों का नाम कट गया है जो मुस्लिम है, 5,000 जो हिंदू है। तो ये लोग अभी कहाँ जाएंगी? सुनने में तो ये भी खबर आ रहा है कि न्यू टाउन में डिटेंशन कैंप के लिए ममता बनर्जी ने ज़मीन दी है। तो क्या डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा इन लोगों को अगर वो वोट नहीं दे पाए तो? और कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंगा है कि एसआईआर करके कैसे पता चलेगा? मतलब हमारे जो बॉर्डर्स है उसकी सिक्योरिटी किसके हाथ में है? केंद्रीय सरकार के हाथ में है। तो वहाँ पे कैसे कोई घुस जा रहा है? क्यों दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? क्यों पुलवामा में अटैक हुआ? क्यों पहलगांव में अटैक हुआ? वहाँ पे किस लोगों की सिक्योरिटी थी? तो वहाँ पे इस तरीके से अटैक हो रहा है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी कुछ नहीं पूछा जा रहा है। और यहाँ पे एक डेटा वो लोग शो नहीं कर पा रहे कि कौन रोहिंगा है, कौन रोहिंगा नहीं है। और वो लोग बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में आके कि यहाँ पे रोहिंगा है, वही बीजेपी हमारे यहाँ पे आके वोट मांग रही है। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो दिक्कत की बात है कि एकदम जो माइनॉरिटीज़ है, जो गरीब आदमी है, जो आदिवासी लोग हैं, जो मतुआ लोग हैं, उन लोगों का नाम चुन चुन के काटा जा रहा है। तो वो समाज के दिक से वो भी बहुत पीछे के जाति से आते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है कि मेन स्ट्रीम से लड़ाई करना। लेकिन हम लोग साथ हैं, हम लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जीतना हारना बहुत दूर की बात, अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का वोटाधिकार सुरक्षित रखना, उनका नागरिकत्व सुरक्षित रखना, उन लोगों को सुरक्षित रखना। जिस तरीके से बीजेपी जो ऑपोजिशन का वोट है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रही है, उन लोगों का वोट काट रही है, काट के वो अपना प्लानिंग बना के अपना सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करने की ज़रूरत है। और एसआईआर करने के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बोला था कि मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी, उसके बाद उन्होंने खुद ने अपने इतने कम बीएलओस दिए, इतने कम लोग नियुक्त किए कि लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, वहाँ पे भी अभी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ रहे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज सामने आ रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं कर रही, वो वोट में घुस चुकी हैं, उनको अपने वोट से मतलब है। तो हम लोग चाहते हैं कि ताकि लोग ये समझे कि किस तरीके से उनका वोटाधिकार ये दोनों पार्टीज़ मिल बांट के ही काट रही हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसके खिलाफ और आम आदमी के लिए, उनके वोटाधिकार के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, एकजुट होकर लड़ाई कर रहे हैं, लोगों को साथ लेके ही लड़ाई कर रहे हैं। जी, एक लास्ट ये है कि वैसे तो लेफ्ट की आइडियोलॉजी ये रही है, जीत हार वहाँ पे मायने नहीं रखती है। और आप चूँकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो अब फ्यूचर में लोग आपको इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी देख पाएंगे, या आप पढ़ लिख कर किसी फॉरेन कंट्री में चली जाएंगी और फिर आम लोगों के बीच नहीं रहेंगी? क्या लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एक लॉन्ग टर्म करियर होगा, आप आम जनता के बीच में हमेशा रहेंगे? और उसमें एक सवाल और जोड़ लीजिए कि आप किस तरह से पॉलिटिक्स में आई, घर का माहौल था या फिर आप कॉलेज में जाने के बाद एसएफआई से जुड़ी, और पार्टी ने क्यों आपको टिकट देने के लिए आपका, क्योंकि वहाँ पे सारा साल बड़ा चेहरा था, आप बिल्कुल नई चेहरा, आपको क्यों चुना, आप उसके पीछे क्या पार्टी की रणनीति है और आपने किस तरह से हाँ कहा? सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरे 2015 साल में एडमिशन लिया था। तो वहीं पे मैं जब यूजी 1 थी तो वहाँ के एसएफआई को देख के, वो जिस तरीके से स्टूडेंट लोगों के पास जाके उन लोगों की हेल्प करती है, उनको देख के मुझे फर्स्ट राजनीति में दिलचस्पी आया था कि हाँ ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी हेल्प किया जा सकता है, इस तरीके से भी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई हमारे पास खड़े होके ये लड़ाई कर सकती है। तो
उसी तरीके से मैं पहले जो हमारे एसएफआई की राजनीति है उससे जुड़ी, उसके बाद मैं पार्टी से जुड़ी। मेरे परिवार में ऐसा कोई पार्टी का बस समर्थक ही था, लेकिन कोई एक्टिवली कोई पार्टी नहीं करता था, अभी भी नहीं करता है। तो उसी तरीके से पार्टी में आना हुआ। उसके बाद एक काम जो पार्टी ने जब जैसे दिया, तो अभी एक और काम पार्टी ने मुझे सौंपा है, लोगों के लिए राजनीति करना, लोगों के लिए काम करना। वही राजनीति मैं करूँगी, वही काम मैं करूँगी, अपने बालीगंज के लोगों को संग लेके राजनीति करूँगी। और आपने जो कहा कि क्या मैं चली जाऊँगी बाहर, क्या पढ़ाई, मैं तो अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जो काम होगा मैं वो करूँगी। लेकिन मैं बालीगंज की लड़की हूँ, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे पली बड़ी हूँ। बालीगंज के लोगों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं कहना चाहती हूँ, हार जीत की लड़ाई में वामपंथी लोग कभी हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं जीतने ही आई हूँ, लेकिन अगर आपके बात की अनुयायी अगर मैं पकड़ूँ कि फिर भी अगर मैं हार गई, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं उसमें से सीखूँगी, लेकिन बालीगंज के लोगों को हारने नहीं दूँगी। उन लोगों का जो डिमांड है, उन लोगों का जो परेशानी है, जो दिक्कत है, मैं बालीगंज में ही रहूँगी, मैं अपने इलाके में ही रहूँगी, अपने इलाके के लिए काम करूँगी, बालीगंज के लोगों के लिए काम करूँगी, उनको साथ लेके काम करूँगी, उनको हारने नहीं दूँगी। एक्चुअली नूरुल्लाह साहब ने इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप बहुत कॉन्फिडेंटली सुन रहे थे आफरीन बेगम को, बालीगंज कॉन्स्टिट्यूशन के कैंडिडेट को। और अब मैं शाहनवाज़ अख्तर, मैं ई न्यूज़ रूम के अलावा इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के लिए नूरुल्लाह साहब के साथ में इस इंटरव्यू में शामिल हुआ हूँ। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पहली मरतबा मुझे एक बात जानने का मौका मिला कि इलेक्शन में सिर्फ हार जीत नहीं होती है, जीत भी होती है और सीख भी होती है। और इन्होंने एक नया नज़रिया दिया है और आपने टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो पॉलिटिक्स गंदी होती जा रही है, उस ऐसे पॉलिटिक्स में आफरीन बेगम जैसी पढ़ी लिखी काबिल लीडर की ज़रूरत है। और बिलखुसूस माइनॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी लीडर की जो पढ़ी लिखी हो और ये फेस बन सके कि जो माइनॉरिटी की आवाज़ अच्छी तरह उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।